हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के GS 20 में स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोर्ट के लिए वैकेंसी आई है और इसके तहत क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर, चपरासी आदि की जो है नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस आप लोग को कराने जा रहे हैं और इस सेट में जो है इंग्लिश, हिंदी, GK, GS, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आदि का जो है MCQ है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 0.4% बच्चे जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाते हैं, एक से एक चीज़ सोचते रहते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो प्लीज़ हमें गुरु दक्षिणा में बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। और सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है और इसका पहला क्वेश्चन है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग को समझते हैं। उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है। यहाँ पर अलंकार शब्द है। अलंकार शब्द में दो शब्दांश है, एक अल और दूसरा अंकार। यहाँ पर अल शब्दांश जो है शब्द में पहले आया हुआ है, यानी कि अलंकार में अल शब्द पहले आया हुआ है, यानी कि अलंकार में जो है उपसर्ग अल है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि प्रथम पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। नेत्रहीन में नेत्र जो है ये प्रथम पद है, ये गौण है, हीन अंतिम पद है, ये प्रधान है, यानी कि नेत्रहीन शब्द आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मैं यहाँ पर कारक है और कारक जो है मैं शब्द जो है संप्रदान कारक को इंडिकेट करता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। और हमने आपको बताया हुआ था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और उसकी अन्य विभक्तियाँ होती हैं। तो वह इस प्रकार से होता है, कर्ता का जो विभक्तियाँ होती हैं वो ने होता है। इस तरह से कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये सारे के सारे जो है कारक हैं और उसकी विभक्तियां हैं, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम अस्थावर का जो है मतलब समझते हैं। अस्थावर का मतलब होता है अस्थिर, जो नाश ना हो, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा जो चलने वाला हो, जो चलनशील हो, जो गमनशील हो, जो चलायमान हो, इसका होता है जंगम, यानी कि अस्थावर का जस्ट उल्टा जो है जंगम हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकी का फल बदी, यह एक लोकोक्ति है और इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो वो आपका बदले में बुराई करता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, भलाई का बदला बुराई, नेकी का फल बदी लोकोक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो शुक्ल का मतलब होता है उजाला और कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, काला, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण, यानी कि शुक्ल का जो विलोम कृष्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन नहीं है, यानी कि यहाँ जितने भी व्यंजन अक्षर दिए हुए हैं ये सारे के सारे व्यंजन हैं, इसमें से कौन महाप्राण नहीं है। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि महाप्राण व्यंजन वह होता है जिसके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है। तो ख, च, छ, इसमें वायु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये सारे के सारे महाप्राण व्यंजन नहीं है। क में जो है क व्यंजन के उच्चारण में बहुत ज़्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो भरपेट में जो है ये आपका अव्ययीभाव समास है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अव्ययीभाव समास में जो होता है पहला खंड अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट मेथड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस शब्द में भर और मात्र इसका यूज होगा ना वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। जैसे जीव मात्र, एक मात्र, ये सारे के सारे अव्ययीभाव समास हैं। भर शक, भर रात, भर दिन, तो इन सारे शब्द में भर और मात्र का प्रयोग हुआ है, भर और मात्र शब्दांश का प्रयोग हुआ है, तो ये सारे के सारे अव्ययीभाव समास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बहुत सारा है, जैसे वसुंधरा, क्षिति, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती,
मही, इला, उर्वी, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द ये सभी हो जाएंगे, यानी डी नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो है उपत्यका कहलाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके हाथ में चक्र हो। तो हाथ का दूसरा मतलब होता है पानी, तो जिसके हाथ में जो है चक्र हो वो चक्र पानी कहलाएंगे, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चक्र पानी। चक्र पानी किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को चक्र पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद कौन होगा। तो विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद आपका जो है विद्या जो अर्थी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा जो है बहुवाचक संज्ञा है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बहुवाचक संज्ञा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस शब्द के किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो है आपका दशा का पता चलता है, तो इसका मतलब ये बुढ़ापा जो है बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-8 आंसू रोना। तो 8-8 आंसू रोना का मतलब होता है बहुत विलाप करना, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बहुत ही विलाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस हंस के लेखक कौन? मानस का हंस लेखक कौन है? तो मानस का हंस के लेखक का नाम जो है अमृतलाल नागर है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रम से सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो सारी पंक्ति पर हम विचार करते हैं यहाँ पे। तो नदी का जो है पर्यायवाची शब्द तरंगिणी होता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर होता है, तालाब का पर्यायवाची शब्द जलाशय होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द जाह्नवी होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर शब्द क्या है। तो संकर शब्द जो होता है दो भाषाओं के मेल से बनता है, तो यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं, इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कौन सी कृति के लिए प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके लिए? तो उर्वशी के लिए दिनकर को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उर्वशी। और यह किस ईस्वी में प्राप्त हुआ था? 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये जीके जीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न समूहों में से किस शब्द में निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो इन सारे शब्दों पर हम विचार करते हैं, तो विचार करके इसमें पता चलता है कि दिग्विजय, कृतज्ञ, क्षितिज यही सारे जो है इसके वर्तनी शुद्ध हैं, इसका स्पेलिंग सही है। रेस्ट बी, सी और डी का जो है इसका वर्तनी क्या अशुद्ध है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दिग्विजय, कृतज्ञ और क्षितिज। यहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट शुरू हो गया और यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। और ये जो आपका डायरेक्शन है 21 नंबर से 25 नंबर क्वेश्चन के लिए है। डायरेक्शन में है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, यानी कि इस खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी इंग्लिश का पहला क्वेश्चन सीरियल वाइज जो है 21 नंबर का क्वेश्चन है। दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडेड, यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? तो एंटिक स्कल्पचर जो होता है यानी कि प्राचीन कालीन कलाकृति वो प्राइसलेस होता है, तो इस स्थान पर प्राइसलेस वर्ड जो है अप्रोप्रिएट होगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्राइसलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ran towards his mother डैश एंड हज्ड हर। तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चा माँ के पास दौड़ती है, माँ खुशी से उसे अपने सीने में लगा लेती है, गोद में ले लेती है, तो खुशी से यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड गेली हो जाएगा, ठीक है। ही ran towards his mother गेली एंड हज्ड हर, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिटर कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
डैश द शालीमार गार्डन्स, यानी पूरे वर्ल्ड से विजिटर जो है शालीमार गार्डन को देखने के लिए आते हैं। तो देखने के लिए यहाँ पर सी वर्ड जो है अप्रोप्रिएट होगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा सी, इस खाली स्थान पर सी अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द डैश रिवील्ड नथिंग। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपका इंट्रोगेशन हो जाएगा। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, तो चोर से जो है पुलिस पूछताछ ही करती है, यानी इसका सही आंसर भी इंट्रोगेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड पे ए लिटल मोर अटेंशन टू योर डैश, यानी कि आपको जो है बाय रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए, यानी इसका सही आंसर सी अपीयरेंस हो जाएगा, बाय लुक पे। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट डायरेक्शन है 26 से लेकर 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज। यहाँ पर इडियम फ्रेज दिया हुआ है और इसके लिए कह रहा है कि करेक्ट जो है कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर का कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग के लिए जो है अप्रोप्रिएट होगा, कीप ट्राइंग के लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो है कंटिन्यू ट्राइंग, ये वाला हो जाएगा। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश को जारी रखना, और कंटिन्यू ट्राइंग का मतलब भी हो जाएगा कोशिश को जारी रखना, यानी कि इसका अप्रोप्रिएट जो वर्ड यहाँ पे कंटिन्यू ट्राइंग, ये वाला सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल हीज हील्स। इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करना के लिए इसका सही यहाँ पर जो सेंटेंस टू बी केप्ट वेटिंग, ये वाला हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ओवर द ईयर्स ही रिमेंड लॉयल थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब हो जाता है हर हालत में, किसी भी हालत में। तो किसी भी हालत में इसके लिए सही जो है आपका ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट, ये भी हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द ऑल डिफिकल्टीज थिक एंड थिन के लिए ये वाला सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन 29 से लेके 31 नंबर क्वेश्चन के लिए है, और यहाँ पर जो कह रहा है इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है ना जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सारे हम स्पेलिंग पर विचार करते हैं। पैशन, थ्रेशोल्ड, गारंटी, ये सारे के सारे सही है, लेकिन इंटरप्ट ये स्पेलिंग सही नहीं है। यहाँ पर एक आर नहीं होगा बल्कि डबल आर होगा, तब जाके ये वर्ड सही होगा। यानी कि ये वाला जो है इसका स्पेलिंग इंटरप्ट, ये वाला इस वाले का स्पेलिंग सही नहीं है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट में डबल आर लगना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आपका हो जाएगा 30 नंबर का जो है, 30 नंबर में ग्रेटफुल, ये वाला वर्ड सही नहीं है। ग्रेटफुल GREAT नहीं होगा बल्कि GRAT होगा, ठीक है। यानी कि ये इसका ये मिस्टेक है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये सारे का जो है स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर में जो है डिफिनेशन का जो है ये स्पेलिंग गलत है। डिफिनेशन का होगा DEFINITION, ये होगा, तो ये वाला गलत है। और ये सब ट्यूशन, ग्रामर और आपका जो है एलर्जी, ये सारे के सारे सही है। एलर्जी, ट्यूशन, ग्रामर ये सही है। डिफिनेशन ये वाला गलत वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट डायरेक्शन 32 से लेकर 34 नंबर के क्वेश्चन के लिए है। सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं यहाँ पे। आपका पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है 32 नंबर का हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पीपुल यह विश्वास करता है कि जो चीज़ लिखा हुआ है वही हो के रहेगा। तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन कौन सा आएगा? तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म, यानी बी नंबर, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका लाइन, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प, यानी कि किसी को हेल्प करने का जो है एक सहानुभूति इसके अंदर में होने का जो है, इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपका जो है कंपेसेशन हो जाएगा, और कंपेसेशन का मतलब होता है दया भाव, यानी डी नंबर, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पर कि सुअर को रखा जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को स्टाई बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्टाई। और यहाँ पर देख लीजिएगा कैनल, डॉग के घर को कैनल बोलते हैं। स्टेबल जो है घोड़ा गाय आदि के रहने के स्थान को स्टेबल बोलते हैं। और शेड, छाया करने का जो जगह होता है इसको शेड बोलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन 35 से 37 नंबर क्वेश्चन के लिए है, और ये आपका जो है सिनोनिम्स है। ये नहीं, पायस का सिनोनिम क्या होगा? तो पायस का मतलब होता है पवित्र, और इसको आप धार्मिकता से जोड़ दीजिए, रिलीजियस, यानी कि इसका सिनोनिम्स अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स से रिलीजियस हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा रिलीजियस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रिजवाइस का मतलब होता है आनंद,
और यहाँ पर जो है और एग्जल्ट, इसका भी मतलब आनंद होता है, बहुत प्रसन्न होना, यानी इसका रिजॉइस का सिनोनिम्स एग्जल्ट यानी डी नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब होता है पृथक करना, अलग करना, और यहाँ पर जो है बी नंबर डिटैच, इसका भी मतलब होता है अलग करना। ये दोनों जो है सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन है यहाँ पर 38 से लेकर 40 नंबर के लिए। तो ये जो आपका जो है आप अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स का है, उल्टा, ठीक है। डी नंबर फिल्थी, यहाँ पे है वर्ड फिल्थी। तो फिल्थी का मतलब होता है गंदा, तो गंदा जो है यहाँ पर गंदा का जस्ट उल्टा हो जाएगा साफ सुथरा, क्लीन, यानी इसके बी नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फास्टन। फास्टन मतलब होता है बांधना, और रिलीज मतलब होता है खोलना, यानी फास्टन का जस्ट उल्टा रिलीज हो जाएगा, यानी फास्टन का जो है एंटोनिम रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीड। रिसीड का मतलब आपका होता है पीछे हटना या कम होना, और इसका एंटोनिम्स जो है आपका इनलार्ज हो जाएगा। यानी यहाँ से जीके वाला पार्ट शुरू हो जाता है, और इसका पहला क्वेश्चन यानी कि सीरियल वाइज 41 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में 3 ऐसी गुफाएं हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला तो अजंता की गुफा है ही जो यहाँ पर पूछा गया है, दूसरा है एलोरा की गुफाएं, तीसरा है एलिफेंटा की गुफाएं। ये तीनों की तीनों गुफाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 48 आवर। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से जो है भगत सिंह का संबंध नहीं था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा भगत सिंह। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इसके साथ राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, ये रोशन सिंह, ये सारे के सारे का जो है क्रांतिकारी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से था। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी डकैती कांड इन क्रांतिकारी को द्वारा किया गया था। और काकोरी जो है लखनऊ के पास एक गांव है, एक स्टेशन है, वहीं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के रचयिता जो है एडम स्मिथ है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा एडम स्मिथ। और ध्यान में यहाँ पे रखना है एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। यहाँ भी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र के पितामह किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के रचयिता जो है एडम स्मिथ हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था? तो भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग जो है तराइन के युद्ध से प्रशस्त हुआ था, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा तराइन का युद्ध। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, तराइन का युद्ध 2 युद्ध हुआ था, एक हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तो यानी द्वितीय युद्ध, पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, और दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गया। और 1100 यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। केवल तराइन का युद्ध नहीं होगा, तराइन के द्वितीय युद्ध से जो है मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप को जो है भारतीय की मुख्य भूमि से जो है पंबन द्वीप अलग करता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पंबन द्वीप। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है और रामेश्वरम इस जगह पे अवस्थित है और ये भारत का मुख्य भूमि है। तो ये आपका जो है रामेश्वरम द्वीप है और ये भारत का मुख्य भूमि है, इसके बीच में पंबन द्वीप है, ठीक है। तो यानी कि रामेश्वरम को इसको जो है भारतीय मुख्य भूमि से जो है ये पंबन द्वीप जो यहाँ पर अवस्थित है ये अलग करता है, इसको ध्यान में रखना है। और ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में जो है पाक स्टेट है, ये वाला एक वाला जो ऑप्शन है पाक स्टेट। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है, श्रीलंका और भारत को जो है पाक स्टेट अलग करता है और रामेश्वरम
द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम को जो है भारतीय मुख्य भूमि से पंबन द्वीप अलग करता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता ने किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर, इन्हीं की अनुशंसा पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया था। इसको ध्यान में रखना है, हजारों बार इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ पे किया गया था। तो पंचायती राज का प्रारंभ राजस्थान में किया गया था। किस डेट को किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इस डेट को भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर में है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंदौर। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, लखनऊ, शिमला और चेन्नई संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में अवस्थित है। इसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई में अवस्थित है। तो इस चारों के चारों पॉइंट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में पारित हुआ था। और इस समय भारत का वायसराय जो है कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के काल में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो आपके पास जो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया का नोट होता है ना, करेंसी नोट जो होता है, उसी को वैध मुद्रा बोलते हैं। तो यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, करेंसी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था। यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। और 1919 के तहत जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी और केंद्रों में द्वैध शासन लागू हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है जगदीप धनखड़ को चुना गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं? तो प्लीडर जो है वकील को कहते हैं, इसी को एडवोकेट बोलते हैं, इसी को अधिवक्ता बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता है अथवा परिवर्तित करता है, तो वो आपका जो है कानूनी दस्तावेज को कोडिसील हो जाएगा। यानी सही आंसर इसका जो है बी नंबर, कोडिसील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आम का खाने योग्य जो भाग है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम का खाने योग्य भाग जो है ना आपका मध्य भित्ति है। यानी सही आंसर बी हो जाएगा, मध्य भित्ति। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल का कौन सा भाग, किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, पपीता और आम, इस दोनों का जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका मध्य भित्ति होता है। और नारियल का खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण होता है। और नारंगी का खाना भाग जो है, नारंगी का या मौसमी का, ये सब का खाने, नींबू का, ये सब खाने वाले जो भाग होता है वो आपका जूसी हेयर होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार करती है। तो रमन प्रभाव जो है इसका संबंध जो है आपका सभी पारदर्शी माध्यम से। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम। रमन प्रभाव की खोज जो है डॉक्टर सीवी रमन ने किया था और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईस्वी में जो है सीवी रमन को नोबेल का साइंस पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो विट्रियोल जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा V2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र जो है आपका ml2t-1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा, ml2t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो टेरिडोफाइटा का जो है अन्य नाम जो है क्रिप्टोगैम्स, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। और जितने भी आप पौधे देखते हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती जो है विभाजित होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, पुष्प लगता है, बीज लगता है, ये सारे के सारे जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है और इसको क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। यहाँ से जो है मैथ्स का पार्ट शुरू हो जाता है और इसका पहला क्वेश्चन यानी कि सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है। 48 और 65 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करिए। तो 48 और 65 का लघुत्तम समावर्तक जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3120 आएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि आप ये पर्यवेक्षक हैं, ये आपका मीनार है जो 150√3 की दूरी पे है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। मान लीजिए प्रेक्षक ये है और इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, ये वाला जो है आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये वाला पूरा हाइट ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ तक का। अब यहाँ पे देखिए आपकी ऊंचाई 2 मीटर है, ये एक रेक्टेंगुलर है, तो ये वाला भी 2 मीटर हो जाएगा। अगर इस वाले लेंथ को अगर निकाल लेते हैं तो इस वाले लेंथ को +2 कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। अब ये वाला कोण जो है 60 डिग्री है और ये वाला वैल्यू पता है 150√3 है और इसको L कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, tan 60 बराबर जो है L/150√3। तो इस तरह से ये L हमको निकल के आ जाएगा। तो L का वैल्यू जो है 450 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो है 450 मीटर आ जाएगा और पहले से ये 2 हम जान रहे हैं, तो 450 + 2 कर देंगे तो 452 मीटर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो है बी नंबर 452 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले जो है ये राउंड ब्रैकेट है, इसका ऑपरेशन करेंगे। राउंड ब्रैकेट ऑपरेशन करने के बाद जो है आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसका ऑपरेशन कर देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद जो है ये आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका ऑपरेशन करेंगे। तो सारे का जो ऑपरेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -202/5, यानी ये वाला। आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब सभी भुजा बराबर और इसका परिमाप 24 है, यानी कि सारे भुजा का लेंथ 8, 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भुजा निकल गया तो अब इसका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। भुजा 8 निकल गया है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 × 8 स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 16√3 आ जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर जो है 16√3 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा 16√3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि त्रिभुज PQR, यहाँ पर PQR एक त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका P है, Q है, ये R है। कह रहा है QR को S तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि RS = RP हो, यानी QR को S तक हम इस तरह से बढ़ाते हैं ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण PRQ 70 डिग्री, ये आपका जो है 70 डिग्री है और कोण QPS 110 डिग्री, ये जो है 110 डिग्री है। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब है कि ये कोण बराबर होगा। अब देखिए ये कोण प्लस ये कोण बराबर ये कोण का हो जाएगा। ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण दोनों बराबर है, इसका मतलब ये कोण 35 का हो जाएगा और ये वाला भी कोण 35 डिग्री का हो जाएगा। अब ये कोण 35 डिग्री निकल गया और पूरे कोण 110 डिग्री है। 110 में से 35 को हम घटा देंगे। 110 में से अगर हम 35 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। तो ये 145 आ गया, ये आपका जो है 70 डिग्री आ गया। तो 145 + 70 को जो है कर देंगे और उसको प्लस माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आपका जो है 35 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी नंबर 35 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोर्ड तो है नहीं, एक छोटा सा डिस्प्ले है, तो हम इस पर यहाँ पर एक तरह सिंबॉलिक रूप से आपको बता देते हैं और आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमीर और अली का अनुपात 5:3 है। नहीं, यहाँ पे ये होगा अमीर और अली का आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यानी कि अमीर और अली का जो है आय का अनुपात
अनुपात 3 है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे 5x और 3x। अब कह रहे हैं कि वो बचत जो है 9 और 5 के अनुपात में बचत करता है, तो इसको हम 9y और 5y कंसिडर कर लेंगे। अब कह रहा है यदि अमीर 2600 की बचत करता है और अली 1800 की बचत करता है तो क्रमशः उसकी आय क्या होगी। तो यहाँ से जो है एक फार्मूला, एक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। 5x माइनस 9y बराबर 2600 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x माइनस 5y हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा। और इस दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। जब इस दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, y के वैल्यू पता चल जाएगा, यानी 8000 और 4800 इसका आंसर हो जाएगा। 8000 सीन ये वाला हो जाएगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। वेरी सिंपल है, इसको क्या करिए 7.98 बाई 1.9 100 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 420 आ जाएगा, 420 यानी बी वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। इसके लिए एक फार्मूला आता है, तो इस फार्मूला का यूज करिए। 80 × 40 बाई 80 + 40, इसका वैल्यू आ जाएगा 26 2/3, यानी कि इसका सही आंसर बी नंबर 26 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 km/h है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 km/h है। ट्रेन को प्रति कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए इसके लिए फार्मूला भी है, इसको इस तरह समझिए कि 60 मिनट में जो है 60 किलोमीटर चलती है ट्रेन का स्पीड है बिना रुके जो है 60 मिनट में ये 60 किलोमीटर चलती है, तो 45 मिनट में भी 45 किलोमीटर चलेगा, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि अब है कि ये जो 45 किलोमीटर रुक के चलता है, यानी कि 60 - 45 हो जाएगा, यानी 15 मिनट। तो 15 मिनट जो है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 15 मिनट के लिए रुकेगी, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें क्रमशः 7, 8, 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30, 40 और 50 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटी का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, इसको क्या करिए 7 × 100 + 30 / 100, ये पहला अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात फिर इसी से निकालिए 8 × 100 + 40 / 100। तीसरा अनुपात हो जाएगा 9 × 100 + 50 / 100। उसको सॉल्व करिए तो इसका अनुपात जो है 91, 112, 135 का आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, यानी कि 2 रुपया में 3 केला खरीदा जाता है। इसको बेचा जाता है 3 में 2, यानी 3 रुपया में 2 केला की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत क्या लाभ होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकालिए। तो इसका 2 में 3 की दर से बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य जो है 1 केला का क्रय मूल्य हो जाएगा 2/3। और ये कह रहा है कि 3 रुपया में जो है 2 की दर से बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/2 और इसका क्रय मूल्य है 2/3। तो इसका हानि जो इसका लाभ निकाल लीजिए, तो इसका लाभ का वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5/6 और इसका प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, तो इसका सही आंसर 125% हो जाएगा, बी नंबर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर √3 + √2 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल आएगा 10, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज से है, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर इतना हो जाएगा। टाइम निकालने के लिए कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं कि a बराबर जो है p × 1 + r/100 का पावर n हो जाता है। a का वैल्यू जो है 1600, a का वैल्यू जो है 2116 है, इसको पुट करिए। p का वैल्यू आपको यहाँ पे 1600 है, ये पुट करिए। r का वैल्यू है 15% है, तो यहाँ पर पुट करिए। इसके बाद n यहाँ पे है, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा, n का वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगा। इसका सही आंसर ये वाला जो है बी नंबर हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की जो औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है कि औसत आयु 34 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। वेरी सिंपल, अब देखिए 20 वर्ष पहले जो है एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, यानी कि 20 वर्ष पहले दोनों की आयु जो है 23 दूना 26, 23 दूना 40 ईयर हो जाएगा। अब देखिए 20 वर्ष बाद जो है पति पत्नी की आयु जो है कितना हो जाएगा, तो 46
+20 दोनों के लिए 20 हो जाएगा, यानी कि 86 वर्ष हो जाएगा। यहाँ समझिए 20 वर्ष पहले जो है ना एक पति की उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, तो 20 वर्ष पहले उसकी जो है दोनों की आयु कितना हो जाएगा 46 वर्ष। अब 20 वर्ष बाद जो है इस दोनों की आयु जो है 86 वर्ष हो जाएगा। अब वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र का कुल आयु जो है यहाँ पे औसत आयु 34 दिया हुआ है, तो 34 × 3 कर दीजिए तो 102 वर्ष हो जाएगा। तो पितृ की आयु कितना हो जाएगा 102 में से 86 कर दीजिए 16 वर्ष आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से बता देते हैं। इसका सही आंसर डी 16 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ पे एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। ये परमिटेशन कम्बिनेशन का सवाल है। तो 40 C2 कर दीजिए, इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए 40 ये वाला 2 40 -2 का, इसको सॉल्व करिएगा 780 आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो जाता है। रीजनिंग वाला पार्ट जो है खुद से आप सॉल्व करते चलिएगा, हम इसका आंसर केवल आप लोग को बता देते हैं। तो इसका जो 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। खुद से आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आज मंगलवार है और आज से 64वां दिन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर, आप खुद सॉल्व करिएगा, इसको देखिएगा। इसके बाद रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है 78 का, इसका सही आंसर जो है वाहन हो जाएगा। इसके बाद जो है 79 का, इसको खुद से आप देखिएगा समझिए, और इसका सही आंसर जो है बी निष्कर्ष 2 निकलता है, ये वाला हो जाएगा। 79 है आपका 79 का जो है आंसर 2 ये वाला हो जाएगा। 79 का ये वाला हो जाएगा ए नंबर, और 78 का जो है आपका बी नंबर आ जाएगा। 77 का ठीक है सही है। और 80 नंबर का जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर ये वाला 32145 ये वाला। 81 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है डी नंबर ये वाला हो जाएगा। और 82 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा बी नंबर ई हो जाएगा। और 83 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका डी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक परीक्षा में आशा को ऊपर यानी कि 84 नंबर का आंसर जो है आपका ए नंबर ये वाला हो जाएगा। और 85 नंबर का क्वेश्चन जो है बी नंबर यानी कनाडा हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बेसिक कंप्यूटर साइंस शुरू हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर पर आधारित है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है निर्वात नालिका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा निर्वात नालिका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कीबोर्ड QWERT शैली विधि का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है आपका क्रिस्टोफर लेथम सेल्स ने किया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा क्रिस्टोफर लेथम सेल्स। आगे है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज़ कर रहा होता है तो तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। तब उसे जो है मेन मेमोरी में रखा जाता है, मुख्य मेमोरी में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, 1 EB किसके बराबर होता है। आपका 1 EB जो है आपका 1024 PB के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1024 PB। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं। तो एक बाइट में जो है 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C++। सी जो +++ ये वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। स्विफ्ट, जावा, पाइथन ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस इसमें से जो है आपका स्कैनर, ये आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो इसका जो है डॉक्स हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो पहले इलेक्ट्रिक डिजिटल का ENIAC नाम है, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ये वाला। नेक्स्ट है, विंडो XP में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंट, यानी कि ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। तो इसमें जो है इनबॉक्स हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। इनबॉक्स में जो है मेल
पढ़ने के लिए स्टोर रहता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो आपका जो है ट्रोजन हॉर्स है वायरस अटैक, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वायरस अटैक। नेक्स्ट है इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए उसकी है CRTL प्लस होम, ये वाला बी नंबर जो है ये वाला हो जाएगा।